नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आज बारिश का अच्छा मौसम है और अब से मैंने 5 साल पहले लाइब्रेरी बनाई थी। यानी आप कह सकते हो कि 5 साल का मुझे लाइब्रेरी चलाने का अनुभव है। और ये मेरी लाइब्रेरी है। अंदर से कुछ ऐसी दिखती है, एक दूसरी साइड है। दोनों के लिए बैठने के लिए यहाँ पे सीट है और यही 5 साल का अनुभव मैं आप लोगों को सबको शेयर करके और इसकी होने वाली कमियाँ, अच्छाइयाँ, कमाई, खर्चे, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही दोस्तों मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लाइब्रेरी, जहाँ पे मेरी लाइब्रेरी है वहाँ पे 5 या 6 लाइब्रेरी और हैं और 1-2 बंद भी हो चुकी है। लेकिन मेरी लाइब्रेरी हमेशा फुल रहती है, वेटिंग में है बल्कि सीट 100 से अधिक लड़के अभी भी हैं और 15 से 20 लड़के वेटिंग में हमेशा रहते हैं। उसका कारण यही है कि यहाँ का इन्वॉल्वमेंट। मेरी कोशिश ये रहती है कि लाइब्रेरी में अनुशासनहीनता ना हो। मतलब कोई भी लड़का अनुशासन अगर बिगाड़ेगा तो लाइब्रेरी पर उसका डायरेक्टली इफेक्ट जाएगा। मतलब लड़के नहीं रहेंगे, फिर आपको लचीला होना पड़ेगा। जब तक आपकी लाइब्रेरी फुल है आप अनुशासन बनाने में भी सख्त रह सकते हो, क्योंकि ये एक ब्रांड बन जाता है। साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा लाइब्रेरी में टोटल खर्च, जैसे चेयर्स होगी, फर्नीचर हो गया, लाइट्स है, बोर्ड्स है, फैंस है, एसी है, और टोटल खर्च मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको 1 साल का मेंटेनेंस जो लाइब्रेरी में आता है, क्योंकि 5 साल हो गए मुझे भी, हर साल का मेंटेनेंस मैं आपको 1-1 रुपये का बताऊंगा। और बिजली का बिल जो एसी के या अन्य लोड के हिसाब से आपका मंथली बिल कितना रहेगा। और साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एरिया के हिसाब से कितने एरिया में कितनी सीटें लगती हैं। जैसे मेरा 1200 स्क्वायर फुट का एरिया है, इसमें मैंने 100 सीटें लगाई हुई है, तो लगभग 120 स्क्वायर फुट में आपकी 10 सीटें आ सकती हैं। और इसमें बैठने के लिए खाना और एक छोटा सा ऑफिस और खाना खाने के लिए भी जगह बची हुई है। लोगों को दिखाना चाहूँगा मैंने जो चेयर इस्तेमाल की है, चेयर पे भी मैंने काफ़ी अध्ययन किया है। सबसे पहले मैं जो मैंने इस्तेमाल की थी चेयर, वो थी ये वाली सोफ़ा चेयर, जिसके नाम से सोफ़ा चेयर थी। और इसमें मेंटेनेंस बेहद हिसाब का था, मतलब बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस। मैं परेशान हो गया था। टोटल पे वेल्डिंग दोबारा करा हुआ मेरा। मैं आपको कहूँगा कि अगर इस चेयर को तो आप लाना चाहो तो लगभग 900 रुपये की मुझे पड़ी थी, लेकिन इसमें वेल्डिंग सबसे ज़्यादा टूटने की शिकायत आई। अगर आप लोग इसको लाना चाहो तो इसमें हैवी वेल्ड करा के अपने आप बैठो या फिर दोबारा वेल्ड कराओ, पहले ही करा लियो इसमें। उसके बाद फिर मैं लाया था जंपिंग चेयर। ये भी मेरी चेयर कामयाब नहीं हुई थी, क्योंकि इसमें भी टूटने फूटने की शिकायत थी। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये है जंपिंग चेयर, जो लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चेयर है। इसमें ये मुड़ने की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर मैंने इसमें अलग से कई चेयर में मैंने अलग से रोड लगाई हुई है, जिससे मुड़ने की समस्या ख़त्म हो। और फिर इसके बाद मैं लाया था ये वाली चेयर, जो काफ़ी कॉस्टली थी, लेकिन मेंटेनेंस इसका भी बरकरार रहा। मैं परेशान कर दिया था इसने भी। फिर उसके बाद मैं एक और चेयर लेकर आया, वो भी आपको दिखाना हूँ, जो सबसे ज़्यादा कामयाब हुई मेरी चेयर। ये है छोटी लाइब्रेरी में जिसकी मैं बात कर रहा था, दूसरी साइड की। और इसमें जो ये चेयर है, जो मेरी सबसे लास्ट में ली हुई है, और शायद मेरी खोज यहीं पे ख़त्म हो जाती है। बस आपको लोगों को अगर यही चेयर लेना चाहते हो तो इसमें खासकर एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पे ये टूटने की, अब तक वैसे मेरे पास में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें एक्स्ट्रा वेल्ड करा दिया था यहाँ पे इसके साथ में, क्योंकि ये अलग हो जाता था, ये हिलता था इसका पहले। तो मैंने जब ली तभी मैंने इनका वेल्ड करा दिया। और अब तक एक भी चेयर में ना कोई वेल्डिंग, जंपिंग भी है, बड़ी सीट है, और एक में भी कोई ना वेल्डिंग की प्रॉब्लम आई, ना कोई टूटने की प्रॉब्लम आई। ये मुझे सबसे बेस्ट चेयर लगी। बस आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि इसमें जो ये साइड का है, ये वहाँ से वेल्ड करा देना है, क्योंकि वो वेल्ड करने के बाद करने के लिए नहीं देते। और बाकी ये छोटी लाइब्रेरी है, इसमें मैंने 4 फैन लगाए हुए हैं, एक एसी है और ये एक एसी है। इसके साथ में मैंने रूम फ्रेशनर, जैसे वो गोदरेज वालों का आता है, कुछ भी आप लगा सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। हाँ, खासकर एक चीज़ का और ध्यान रखना है, मैंने लाइब्रेरी में कहीं पे भी मैट यूज नहीं किया। मैट को स्टार्टिंग में आप लोगों को लग सकता है कि हाँ मैट अच्छा है,
क्योंकि आवाज़ नहीं आती चेयर से। लेकिन मैट के कुछ नुकसान भी हैं, जो ये है कि एक तो उससे आपकी साफ़ सफाई कभी नहीं हो पाने की, उसमें गर्दा हमेशा रहता है। दूसरा बदबू रहती है, जैसे बरसात का टाइम है अभी, तो उसकी आप बदबू नहीं निकाल पाएंगे लाइब्रेरी की, वो कारण सब मैट का होता है। तो मैट ना बिछाए तो ज़्यादा अच्छा है। कोशिश करें कि चेयर इस तरीके की हो जिसमें नीचे प्लास्टिक लगी हो, या फिर थोड़ी बहुत आवाज़ होती है तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लाइब्रेरी के अंदर बदबू रहेगी तो प्रॉब्लम होगी मेरे हिसाब से। तो मैट ना यूज करें, और मैट की लाइफ भी बहुत कम है। अगर आप यूज भी करते हैं तो लाइफ कम है उसकी, 1 या 2 साल में वो फट जाता है, और उसके अंदर फिर गर्दा, मिट्टी, धूल जाने स्टार्ट हो जाती है, वो साफ़ नहीं हो पाता। उसमें वैक्यूम क्लीनर जैसे वो क्लीन करने के लिए आता है, वो भी यूज करके देखा मैंने, पर कोई असरदायक नहीं है। मतलब वो बदबू ही का ही कारण है बस। मैट यूज ना करें लाइब्रेरी के अंदर। चेयर के साथ साथ मैंने डेस्क पे भी काफ़ी अध्ययन किया है। डेस्क में मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी हैवी बनवाई थी। वैसे तो बाज़ार से आप बनी बनाई भी ले सकते हो, लेकिन उनका जो मेंटेनेंस है मेरे हिसाब से साल या 2 साल ही चलेगी। मैंने इस्तेमाल नहीं की, सही में बता नहीं सकता। लेकिन मैंने जो डेस्क खुद बनवाई हुई है, इसमें मैंने जो करा है, जैसा ये डेस्क है, इसका 2.25 फुट चौड़ाई है, काफ़ी अच्छी है, क्योंकि बैठने के बाद इसमें कोहनियाँ नहीं हटती। यहाँ पे जो साइड है इसमें कोहनियाँ नहीं हटती। और इसका अंदर की गहराई 2 फीट है, इस फट्टे की गहराई। और इसको 6 इंच कम कर दिया गया था। इसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा। 6 इंच कम कर दिया था। ये 18 इंच है अंदर का, और ये बाहर वाला 24 इंच, यानी कि 2 फुट। इसका अंदर करने का कारण, पर्पस ये था केवल कि ये सेपरेट हो जाती है। जैसा लड़का ये बैठेगा और यहाँ अंदर लेके इसको चेयर को बैठ जाएगा, तो बराबर वाले की ना तो वो कोई वीडियो देख सकता है, ना कोई डिस्टर्ब कर सकता है। खाने में भी एक सेपरेट हो, मतलब अपना खाना खाना हो, या कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड है, या एक दूसरे की चेहरा अगर देखना नहीं चाहते तो अंदर होके बैठ जाओ, फिर दिखना बंद हो जाएगा। तो मैंने फिर दोबारा जो लाइब्रेरी बनाई थी मैंने दूसरी साइड, उसमें भी मैंने सेम यही ली थी, बस कलर चेंज करा था। जबकि मैंने वाइट कलर ज़्यादा बेस्ट लगा। इसमें आप ब्लू कलर ले सकते हो, वो भी बेस्ट है। बाकी और कलर मेरे हिसाब से सब बेकार है। और एक डेस्क में एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ये डार्क कलर, ये जो नीचे वाला कलर है, ये डार्क कलर होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि मेरा जो लाइब्रेरी है वो ग्रामीण क्षेत्र में है, और यहाँ बिजली की बहुत प्रॉब्लम रहती है। जहाँ पर भी ग्रामीण क्षेत्र में आप लोगों को पता ही है कि बिजली 6 घंटे के लगभग दिन का कट होता है, और उसके साथ साथ कई बार 10 घंटे, जैसे बरसात का टाइम है तो 10 घंटे या मैक्सिमम हो सकता है। और उसके लिए मैंने 4 kVA 5 kVA जो 48 वोल्ट का लिव फास्ट का इन्वर्टर है वो यूज़ किया है, जो टोटल लोड 3 किलोवाट तक उठा सकता है। लेकिन यहाँ का अब तक का मैक्सिमम लोड 2 किलोवाट आया है। इससे ऊपर लोड नहीं जाता लाइब्रेरी का 100 सीटों के साथ। मैं आपको बताना चाहूँ तो आप 3 किलोवाट का लिव फास्ट का या ल्यूमिनस या कोई भी कंपनी ले सकते हैं। 100 सीटों पर मैक्सिमम लोड 2 किलोवाट होगा, जो डेस्क का, लाइटों का और चार्जिंग पॉइंट का और आपके फैंस वगैरह है। एसी से अलग जो भी टोटल लोड है आपका 2 किलोवाट मैक्सिमम लोड होगा। इसके हिसाब से आप इन्वर्टर लगाएं। उसके साथ साथ मैंने 7 किलोवाट सोलर भी लगाई हुई है, जो लाइट के कट के लिए, क्योंकि 4 बैटरी हैं। 4 बैटरी लगभग 2 या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं चल पाते। अगर आप लोगों के यहाँ भी लाइट का कट ज़्यादा है तो आप सोलर इस्तेमाल कर सकते हैं, और सोलर मैक्सिमम जितनी भी आप लगा सकते हो उतना अच्छा है। तो मैंने 7 किलोवाट सोलर लगाई है, ताकि 10 घंटे तक भी अगर लाइट का कट हो तो आसानी से वो चला सके। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जनरेटर की तरफ, जनरेटर जो है वो लाइब्रेरी के लिए नहीं है, क्योंकि जनरेटर का खर्च ज़्यादा है। आप तो जनरेटर से दूर रहें, डीजल की तरफ ज़्यादा ध्यान करें। इन्वर्टर के बाद मैं बताना चाहूँगा एसी की बात। और दोस्तों साथ ही मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं हर चीज़ की एक अलग वीडियो से बनाऊँगा, जिसमें आपको डीपली नॉलेज दूँगा, क्योंकि संभव नहीं है एक वीडियो के अंदर आपको डेस्क बनाने का तरीका, खर्च का तरीका और प्लाई का खर्च, टोटल में हर एक पॉइंट को डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। अभी केवल मैं जिस पॉइंट को मैं आपको एक मोटा मोटा सा हिसाब बता रहा हूँ। उसके बाद में हर एक, जैसे एसी होगी उसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बना दूंगा कि एसी ज़्यादा अच्छी है या डक्ट ज़्यादा अच्छा है। अब साथ ही में एसी से याद आया कि एसी, जैसा कि मेरा 1200 स्क्वायर फीट एरिया है, तो यहाँ पे अभी ये 800 स्क्वायर फुट पे मैंने 3 एसी लगाई हुई है, और एक 400 स्क्वायर फुट जो एरिया है उसमें 1 एसी लगाई हुई है। और मैं इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप 2 टन एसी इस्तेमाल करते हैं तो कंपनी वाले उसके लिए दावा करते हैं कि 200 स्क्वायर फुट के लिए कंफर्ट होती है, लेकिन
अगर 2 टन मेरा छत पर कुछ अलग से बना हुआ नहीं, चारों तरफ से खुला है, मतलब धूप चारों तरफ से लगती है मेरी लाइब्रेरी पे, तो इसमें मैंने 2 टन की जो एसी लगाई वो 400 स्क्वायर फीट के लिए ठंडा करने के पूरा सक्षम है। उसमें ये नहीं है कि एक्स्ट्रा एसी लगानी पड़ेगी या गर्मी है या कुछ भी। और अगर आप 1.5 टन की एसी लगाते हो तो उसमें 300 स्क्वायर फुट के लिए कंफर्ट है। अभी मैंने इसमें कुछ 2 टन की 2 एसी लगाई है, 2.5 टन की एसी लगाई है, तो 4 एसी मैंने इस्तेमाल की है। और साथ ही एक बात और बताना चाहूँगा कि इसमें हो सके तो आप 1.5 टन की एसी इस्तेमाल ना करो। मैंने पहले 1.5 टन की लगाई थी, अब जो लगाई है वो 2 टन की है, तो आप 2 टन इस्तेमाल करो। 2 टन से ऊपर अगर आप लोगे तो वो मीटर एसी जो है 3 फेस में हो जाएगी, तो वो इस्तेमाल करना सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप 2 टन की मैक्सिमम एसी इस्तेमाल करो। और इसमें अगर आप 1200 स्क्वायर फुट जो 100 सीटों के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें आपको 3 एसी बहुत हैं। एसी के साथ साथ मैं फ़ैन के बारे में बात करते हैं। फ़ैन में जो स्टार्टिंग में लगाए हुए फ़ैन थे, मैंने ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि फ़ैन कोई फैंसी ना हो। अगर इस पर कोई फ़ैन के ऊपर कोई डिज़ाइन आएगा तो ये 50 वाट से फिर 70 या 80 वाट पहुंच जाएंगे। तो फ़ैन का स्पेशल ध्यान रखें, क्योंकि हमने इन्वर्टर पर कम लोड करना है और कोई फैंसी फ़ैन का बेकार में लोड बढ़ाने से अच्छा है कि अच्छा। मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगा कि मैंने स्टार्टिंग में जो है फैंसी फ़ैन लगाए थे, फिर उनमें 70-80 वाट तक उनका लोड था, वो हटाए। फिर मैंने इस्तेमाल किए थे डीसी मोटर के फ़ैन, हाँ, जो प्लेट से डायरेक्ट चलते हैं 12 वोल्ट कट से। उनको मैंने 48 वोल्ट की प्लेट पर 4 फ़ैन लगाए थे सीरीज़ में करके, 12-12 वोल्ट के 4 फ़ैन 48 वोल्ट की प्लेट पर। फिर उन फ़ैन से जो है काफ़ी अच्छा रहा, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी, लेकिन उसमें कमियां ये थी कि 5 बजे के बाद उनकी स्पीड डाउन हो जाती थी। सोलर जैसे ही कम होगी तो स्पीड डाउन होगी, फिर बैटरों का चक्कर, फिर मेंटेनेंस, वो थोड़ा पंगा ज़्यादा हो गया था। तो इस वजह से, क्योंकि हमने जो फ़ैन लगभग 8 या 10 बजे तक हमारी फ़ैन चलने चाहिए, तो वो 5 बजे के बाद बैठना मुश्किल हो जाता था। तो फिर मुझे पता लगा BLDC फ़ैन के, जो डीसी मोटर में आते हैं, एसी करंट से चलने वाले फ़ैन, जो ये हैं BLDC फ़ैन जो 30 वाट में है। फिर मैंने सारे के सारे ये चेंज किए थे, जो 2500 कीमत के लगभग 2500 के लगभग इनकी प्राइस था। बस एक बात और ध्यान रखें कि मैंने जो फ़ैन इस्तेमाल किया वो पॉलीकैब कंपनी का ये वाला मॉडल है, और इससे गंदा मॉडल कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने उसके बाद कई कंपनियां यूज़ की, जैसे आपकी पॉलीकैब, ये हेलोनिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलीकैब कंपनी से बेकार कंपनी मुझे कोई लगी नहीं, क्योंकि इसमें कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई कस्टमर केयर है। कंप्लेन कई बार लिखाई, लेकिन और स्टार्टिंग के साल, जिस साल में लगाए थे उसी साल इसमें से 6 फ़ैन ख़राब हो गए थे। अभी मेरे पास 2 या 3 फ़ैन बचे हुए होंगे मेरे कार, इससे लगभग सभी ख़राब हो गए, और वापसी भी नहीं की उन्होंने। तो मैंने फिर नॉर्मली फ़ैन ये लगा दिए हैं, क्योंकि इसमें एक और सोचने वाली बात यह है कि 20 फ़ैन मेरे यहाँ लगे हुए हैं लगभग, और अगर मैं 20 फ़ैन को चेंज करूँगा तो लगभग काफ़ी पैसे मेरे लग जाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं सोलर लगा दूँ, और वो जितना ही एक्स्ट्रा एनर्जी लेंगे वो सोलर से जनरेट कर पाऊँ, तो मुझे उसमें ज़्यादा फ़ायदा लगा। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए कि किस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा है, किस चीज़ में नहीं। और एक और बात कि वॉल फ़ैन, इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करो। अच्छा फ़ैन है, उषा कंपनी का मैंने लगाए थे, 5-6 फ़ैन पहले लगाए थे, लेकिन इनमें बुश सिस्टम है, और बुश सिस्टम बड़ा ख़तरनाक है। बैरिंग के फ़ैन लगाओ, क्योंकि बुश 1 साल या 2 साल इसकी लाइफ है, इसके बाद ये फ़ैन वैसे भी बेकार हो जाना, तो मेंटेनेंस काफ़ी बढ़ जाता है। तो सीलिंग फ़ैन इस्तेमाल करो जो बैरिंग में ही आते हैं। ये वॉल फ़ैन बिल्कुल इस्तेमाल ना करो। ये पॉलीकैब से भी बेकार कंपनी का फ़ैन, कंपनी तो अच्छी है, उषा कंपनी बेस्ट है, लेकिन ये फ़ैन उन्होंने बहुत गलत बनाया। जैसे कि ये लुमिनस कंपनी के मैंने ये लगाए थे एग्जॉस्ट फ़ैन, ये भी बड़ा गंदा इन्होंने बुश सिस्टम दिया हुआ है। बाकी और कंपनियां हैं जिन्होंने इसमें बैरिंग दिए हुए हैं, वो बेस्ट है, उनका मेंटेनेंस नहीं है। ये 1 साल या 1.5 साल, 1 साल के बाद इनकी स्पीड ये हो जाती है कि आपको चेंज करने ही पड़ेंगे। तो ये बुश वाले फ़ैन बिल्कुल इस्तेमाल ना करो। इसमें बैरिंग वाले फ़ैन का खासकर ध्यान रखें कि वो इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। अभी मैं एसी की बात कर रहा था, मैं यहाँ से एसी हटाने की सोच रहा हूँ। इसके लिए मैंने कावा कंपनी है, आइसबर्ग है, कई कंपनियाँ हैं जो डक्टिंग कूलर का काम कर रही हैं, तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊँगा, जिस दिन वो लगेगा उसकी भी वीडियो बनाऊँगा। और
उसकी परफॉर्मेंस भी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर बैठने के लिए एक अच्छा माहौल देना है, अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो उसमें मेरे हिसाब से एसी का जो लाइट का खर्च है वो बहुत ज़्यादा है, और डक्टिंग कूलर ज़्यादा बेस्ट है इसके लिए। तो मैंने कई जगह जाकर भी देखा है, काफ़ी ठीक ठाक हैं, चल रहे हैं, और वो टेक्नोलॉजी भी नई है। अभी लाइब्रेरी के लिए तो बिल्कुल नहीं है, लाइब्रेरी में अब तक मैंने कोई देखा नहीं उसको इस्तेमाल करते हो। तो मैं स्टार्टिंग में मैं ही उनको लगाने वाला हूँ, और इसके साथ साथ मैं फर्स्ट फ्लोर पे जो लाइब्रेरी अभी बनाने वाला हूँ, तो उसमें मैं खुद के कूलर बनाऊँगा। उसमें जो छत है उसमें पहले जगह भी छोड़नी पड़ेगी, और मैं आप लोगों को उसकी वीडियो भी बना के दिखाऊँगा। अलग अलग से कूलर बनाऊंगा, उसके 4 या 5 कूलर, क्योंकि डक्टिंग कूलर का भी कॉस्ट काफ़ी है। 1,25,000 के लगभग एक डक्टिंग कूलर है, और उसका फिर जो डक्ट बनेंगे लगभग वो 50 या 60 हज़ार रुपये का मेरे से खर्च बता, 1200 स्क्वायर फुट में लगभग 2 लाख के आसपास मेरा खर्च आएगा इसमें डक्टिंग और कूलर लगाने के लिए। और जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर मैं खुद कूलर बनाऊँगा, और मुझे उम्मीद है कि 10 या 15 हज़ार में टोटल खर्च मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए भी आप वीडियो में बने रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो जैसे कि डक्टिंग कूलर है बहुत ख़ास है, क्योंकि लाइब्रेरी अगर आप बनाना चाह रहे हैं या बनाओगे तो उसमें गर्मी का सबसे बड़ा जो है इशू आएगा। मतलब गर्मी बहुत बड़ा चैलेंज है। जिसने मेरे से भी कुछ ने ये कहा था कि जिसने गर्मी झेल ली तो समझो लाइब्रेरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। तो गर्मी बहुत बड़ा चैलेंज होती है, बल्कि मैंने तो एसी द्वारा गर्मी झेल ली है। अब मैं इसको चेंज करना चाह रहा, क्योंकि लाइट का खर्च इतना ज़्यादा है कि इसके ऊपर मैं वीडियो में बताऊंगा कि ये इससे बचना ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, एक और चीज़ के लिए मैं आप लोगों का ध्यान लेकर जाना चाहूँगा। लाइब्रेरी में जो खासकर प्रॉब्लम आती है ये स्विचेस की। अक्सर होता क्या है कि लाइब्रेरी में एक लड़का जैसे बाइक से आया और एक साइकिल से आया, तो साइकिल पे आने वाले को गर्मी लगेगी, और बाइक से कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिसमें फ़ैन चला लो तब कोई दिक्कत नहीं, और ना चलाओ तब तो कोई दिक्कत नहीं। उस टाइम क्या होता है कि अगर एक लड़का फ़ैन ऑन करने को लिए कहेगा, दूसरा वहीं पे बैठा हुआ पास में उसको वो बंद करने को, जो बाइक से आया वो बंद करना चाहेगा। तो उसके लिए आपको स्मार्ट स्विचेस की ज़रूरत होगी लाइब्रेरी में। मैंने टोटल जितनी भी एसी हैं, फैंस हैं, जो भी लाइटें हैं, डेक्सो की लाइट है, चार्जिंग पॉइंट है, सभी को अपने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है। कोई भी यहाँ पे स्विचेस नहीं लगाया हुआ है, जिससे कि वो फ़ैन की स्पीड केवल कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फ़ैन को बंद कर सके या चला सके। वो मेरे मोबाइल से ऑपरेट होंगे। उसके लिए स्मार्ट स्विचेस का इस्तेमाल किया है। कुछ मैंने खुद के बनाए हुए स्विच हैं, कुछ मैंने ऑनलाइन भी मंगवाए थे। तो उसमें होता क्या है कि आपस में लड़कों की बहस ना हो, एक पंखा चलाएगा एक बंद करेगा। आप अपने आप टेम्परेचर के हिसाब से, लाइब्रेरी में गर्मी है या ठंड है उसके हिसाब से आप ऑन कर दो या ऑफ़ कर दो, तो उसमें ज़्यादा अच्छा है। मैंने यहाँ पर कई कंपनी के स्मार्ट स्विचेस इस्तेमाल किए हैं, जैसे एक KAMON के, जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, कभी भी ऑफलाइन नहीं होता। और उसकी एक ख़ास बात ये है कि अगर आपका वाईफाई से वो कनेक्ट रहता है और किसी कारणवश वाईफाई नहीं चल पा रही है, तो केवल अपने मोबाइल को उसके पास खड़े हो जाओ, वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। ये नहीं, मुझे नहीं पता कि वो ब्लूटूथ से होता है वाईफाई से, पर उसमें ये खासियत है कि वो अपने आप ही डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ मैंने कई कंपनियों के और भी इस्तेमाल किए हैं, मैं नाम तो बताना नहीं चाहूँगा, जिनकी कनेक्टिविटी में काफ़ी प्रॉब्लम है। होममेट वगैरह है, उनकी कनेक्टिविटी मैंने चेक नहीं की। होममेट अच्छा हो सकता है, ऐड भी काफ़ी आते हैं। तो स्मार्ट स्विचेस का इस्तेमाल करें जिससे टोटल ऑपरेट आपके हाथ में हो। मैंने AI टेक्नोलॉजी का, जैसे उस पर जो मेरा इन्वर्टर है, AI टेक्नोलॉजी से का स्विच मैंने उस पर इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि उसकी पूरी कैलकुलेशन बताता है कि कब तक बैटरी चलेंगे, इस लोड पर कब तक नहीं चलेंगे। और यहाँ तक कि वो सभी चीज़ों को, जैसे मैंने इन्वर्टर पे वाटर कूलर चला हुआ, तो अगर इन्वर्टर डाउन है या सोलर से किसी कारणवश धूप नहीं है, सही से कम करंट आ रहा है, तो वो अपने आप ही उनको बंद करता रहता है। मैंने वो प्राथमिकता दी हुई है कि जैसे डेक्सो की लाइट है वो जलती रहनी चाहिए, मतलब ऑन हो, तो वो उनको बंद नहीं करता, केवल उन जो एक्स्ट्रा डिवाइस हैं उनको बंद करता रहता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर कूलर है, अगर
करंट कम है, उसको लग रहा है कि शाम के 7 बजे तक मैंने टाइम रखा हुआ है कि इन्वर्टर को 7 बजे तक चलाना है, और उसको लगता है कि सोलर कम है और ये 7 बजे तक नहीं चल पाने का, तो वो अपने आप ही उसको बंद कर देता है। फिर चार्जिंग पॉइंट बंद कर देगा लड़कों के जो मोबाइलों के, क्योंकि अब अगर किसी कारणवश आपके पास धूप नहीं है, इन्वर्टर डाउन है, या लाइट ने रात में प्रॉब्लम कर दी है, किसी कारणवश भी अगर इन्वर्टर आपका कम करंट है या डाउन होने की स्थिति में है, तो किसी भी लड़के को अगर आप ये कहोगे कि भैया चार्जिंग मत लगाना, इन्वर्टर डाउन है, चार्जिंग मत लगाना, तो लड़का नहीं मानने वाला। 50% लड़के ऐसे हैं जो नहीं मानने वाले। इसी तरह के सभी चीज़ों पे है, जैसे फैन भी है, अगर आप मना करोगे कि बंद नहीं करना, वो थोड़ी टाइम बाद फिर आप इधर उधर होगे तो फिर वो ऑन कर लेंगे उसको। उसके लिए वो टोटल ऑपरेट आपके हाथ में होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि स्मार्ट मीटर का हमेशा इस्तेमाल करो, और स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट स्विचेस का हमेशा इस्तेमाल करो, जिससे कंट्रोल केवल आपके हाथ में हो। और आप चाहो तो चार्जिंग पॉइंट बंद कर दो, आप चाहो तो चार्जिंग पॉइंट ऑन कर दो। इमरजेंसी के टाइम पे आप इसका इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इसकी एक मैन MCB भी लगा दोगे तो लड़के क्या है कि उसको भी ऑन कर लेंगे, लेकिन वो चीज़ ऐसी है जो केवल आपके मोबाइल से ऑपरेट होगी। और हाँ, इन स्मार्ट मीटर लगाने का तरीका और बनाने का तरीका खासकर, क्योंकि ऐसा होता है कि लाइट कई बार आती है चली जाती है, तो उसके लिए आप बार बार एग्जॉस्ट फैन ऑफ ऑन नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैंने ऑटोमेटिकली एग्जॉस्ट फैन कंट्रोल लगा रखा है, जो मैंने खुद से बनाया है। स्मार्ट मीटर भी मैंने स्मार्ट स्विचेज भी मैंने बनाए हुए हैं। तो वो लाइट आने के बाद एग्जॉस्ट फैन बंद हो जाएंगे, AC ऑन हो जाएगी, और लाइट जाने के बाद ऑटोमेटिकली एग्जॉस्ट फैन ऑन और AC ऑफ। तो इस तरीके के मैंने स्विचेस बनाए हैं। कुछ स्विचेस जो बनाए हुए हैं वो बोर्ड के अंदर हैं, वो दिखा नहीं सकता, लेकिन जो बोर्ड के बाहर है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सनोफ कंपनी का ये एग्जॉस्ट फैन को कंट्रोल करने वाला स्विचेस है, जो स्मार्ट स्विचेस है, जो मेरे मोबाइल से ऑपरेट। इसके साथ साथ एक ये है इलेक्ट्रॉनिक स्विच कंपनी, तो पता नहीं कौन सी है, अमेजोन से मैंने मंगाया था। एक ये है जो काफ़ी स्मार्ट है, लेकिन बस ऑफलाइन अधिक रहता है, हैवी लोड के लिए अच्छा है। तो ये स्विचेस बनाना या इनको इस्तेमाल करना या लगाने का तरीका मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें से केवल इनके बारे में बात करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसके साथ साथ वाईफाई कनेक्शन मैंने ली हुई तो 4 कनेक्शन है, लेकिन 3 कनेक्शन जो है लाइब्रेरी के लिए लिए हुए हैं। एक मेरे घर के लिए है, ये है शार्प कंपनी का BSNL ब्रॉडबैंड, जो वायर वाला फाइबर है, उसका मैंने कनेक्शन लिया हुआ है। यहाँ पे इसके अलावा एयर फाइबर है, इसके अलावा कोई फाइबर है यहाँ आप कनेक्शन ले भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे फाइबर नहीं है। एयर फाइबर मेरे हिसाब से लाइब्रेरी के लिए नहीं है, वो घर के लिए है, क्योंकि एयर फाइबर की मैक्सिमम स्पीड 100 MB है, और उसमें जो फ्री डाटा है वो 1000 GB है, जबकि लाइब्रेरी में डाटा 100 सीटों पर लगभग 12,000 GB के आसपास एक मंथ का खर्च है, जो कि संभव ये जो फाइबर वाला कनेक्शन है वही सही है, क्योंकि BSNL के 200 MB के मैंने 3 प्लान ले रखे हैं, जो कि एक डोंगल पर मैक्सिमम 25 या 30 डिवाइस, इससे ज़्यादा कनेक्ट होने के बाद डोंगल हैंग होगा। कंपनी दावा करती है 60 डिवाइस का, लेकिन 60 डिवाइस तक ये नहीं जा पाता, 25 या 30 डिवाइस मैक्सिमम है, उसके बाद ये हैंग होगा, डिवाइसों को अपने आप छोड़ना शुरू कर देगा और स्पीड नहीं दे पाने का, वीडियो प्ले नहीं, उनकी क्लासेस जो है वो प्ले नहीं हो पाती। तो इस हिसाब से आप ले, 25 या 30 सीट है तो 1 कनेक्शन, इससे ज़्यादा है तो 2 कनेक्शन, उसी हिसाब से ले। और इसमें जो है 200 MB का प्लान मैंने लिया हुआ है, 999 में जो है फ़िलहाल BSNL का, टैक्स वगैरह लगने के बाद वो 1100 कुछ का है। 3 कनेक्शन लिए हुए हैं, जो 100 सीटों के लिए बहुत बढ़िया है। इसके अलावा अगर आपके एरिया में कोई एयरटेल है या जियो है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान यही रहे कि फाइबर वाला होना चाहिए, एयर फाइबर नहीं, क्योंकि एयर फाइबर की स्पीड में प्रॉब्लम आती है, वो केवल घर के लिए है। और
साथ ही साथ वो इसका जो फ्री डाटा है वो 6000 GB है। 3 डोंगल है तो 18000 GB है। 12000 के GB का यहाँ का खर्च है। तो ठीक है, अगर हम एयर फाइबर का यूज़ करेंगे तो उसमें 12000 GB तो 12 ही कनेक्शन चाहिए, क्योंकि 1000 GB एक कनेक्शन में आता है वो, जो कि कॉस्टली ज़्यादा है, नहीं ले सकते। तो अगर आपके यहाँ कोई अदर कंपनी का फाइबर है उसका जानकारी लो। ये वाटर कूलर लगा रखा है पानी के लिए, और एक इसमें छोटा सा फिल्टर है। मैंने चारों ल्यूमिनस के एग्जॉस्ट फैन लगाए थे, जो कि इतना अच्छा नहीं, यहाँ पे हवा को नहीं दे सके। तो मैंने पीछे के दोनों एग्जॉस्ट फैन, जो खाली जगह है, इसे लाइब्रेरी के पीछे कुछ कोई दीवार नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैंने ये दोनों एग्जॉस्ट फैन यहाँ से हटाकर फिर सामने वाले लगे हैं, लेकिन इनका यूज करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से हटाकर ये जो सीढ़ियों में बड़े 2 एग्जॉस्ट फैन लगा दिए थे। और इनका भी आपको ध्यान रखना है कि ये बैरिंग वाले होने चाहिए। ये भी बुश में और बैरिंग में दोनों में आते हैं। ये बड़े 2 एग्जॉस्ट फैन लगा दिए थे सीढ़ियों के अंदर, ये ऊंचाई पर। और इसके लिए भी मैं स्पेशल आपको एक वीडियो बनाकर बताऊंगा कि फ़ैन कहाँ पर लगाने चाहिए, और ये जो सीढ़ियाँ हैं इस पर क्यों लगाए गए, और ल्यूमिनस के एग्जॉस्ट फैन क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा, तो उनमें क्या कमियां रही, तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और बड़े एग्जॉस्ट फैन क्यों इस्तेमाल करे जा रहे हैं, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र अगर आपका है तो खासकर वही बात मैं रिपीट करना चाहूँगा कि यहाँ पर लाइट का कट अधिक है। और अगर 50-60 लड़के या 70 लड़के एक साथ जगह बैठे रहेंगे तो उसमें एग्जॉस्ट बड़े चाहिएंगे, क्योंकि वो उनके शरीर से निकलने वाली गर्मी जो है उसको एग्जॉस्ट फैन ही कंट्रोल करते हैं। या तो एसी हो, या फिर अगर एसी नहीं है तो एग्जॉस्ट होना ज़रूरी है कॉमर्शियल जगह के लिए। जो सेट वगैरह लगाते हैं लड़के, उसमें टाइमिंग की बहुत ज़रूरत होती है। और उसके साथ साथ वैसे तो मैंने गूगल असिस्टेंट भी लगा हुआ है, पूरी तरह डिजिटल बना हुआ है। तो गूगल असिस्टेंट से आपको होता क्या है कि टाइमिंग, एक तो आपका हर घंटे टाइमिंग सेट किया हुआ है, ये टाइमिंग बताती है गूगल असिस्टेंट। और एक अगर कोई भी लड़का अपनी सीट से उठकर दूसरी की सीट पे जब भी, क्योंकि कैमरे इसके साथ में अटैच किए हुए हैं, और अगर मैं लाइब्रेरी पर नहीं हूँ तो कैमरों में गूगल असिस्टेंट खुद देखती है कि कोई किसी के साथ पास में खड़ा है, तो वो बोलकर उसको बैठने को कहती है कि कोई भी अपनी सीट पर खड़ा ना रहे, अपनी सीट पर बैठ जाए, आवाज़ आ रही है। तो इस तरीके से वो बोलकर उसको बैठा देती है। और अगर कोई लड़का 1 मिनट से ज़्यादा खड़ा रहता है लाइब्रेरी में और वो नहीं बैठता, वो गूगल असिस्टेंट की बात नहीं सुनता, तो वो मेरे पे उस वीडियो की क्लिप कट कर, जो CP+ के कैमरों का जो आपके ऐप है उसमें वीडियो कटिंग करके मैसेज द्वारा भेज देती है। तो ये काम गूगल असिस्टेंट का है, जिससे मुझे भी पता लग जाता है कि हाँ, तभी मैं अगर बाहर भी मैं हूँ तो उस वीडियो की कटिंग को देखने के बाद मैं कॉल पर्सनली उस लड़के को कॉल करके कह देता हूँ कि भाई बैठ ले, खड़ा ना हो इतनी देर तक। तो जो गूगल असिस्टेंट है उसके साथ साथ में मैंने अपने ऑफिस में जो LCD लगाई हुई है उसके साथ में कैमरे कनेक्ट है गूगल असिस्टेंट के। उससे जैसे 2 सामने पार्किंग में है, 2 बराबर की पार्किंग में है, 2 छत पर है, 1 सीढ़ियों पर है, और लाइब्रेरी में है कैमरे लगे हुए। मैंने टोटल 14 कैमरे, 16 कैमरों का DVR लगाकर इस तेल माल में लाए हुए हैं। और 14 कैमरों का फ़ायदा ये है कि इस साइड में भी लगभग 4 कैमरे हैं, 2 साइड में हैं। अब 4 कैमरों से टोटल फोकस आता है, और मैंने कैमरों को जो यूज किया है वो बीच में, मिडिल में, ताकि जैसे ये सामने कैमरा लगा हुआ है, अब इसमें होता क्या है कि वहाँ से सामने से इन सीटों पर बीच में रखी हुई चीज़ को भी दिखा देगा। अगर किसी का मोबाइल रखा है, चार्जिंग है, बड्स है, या कोई भी इस तरह का छोटा इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ तक कि पेन भी रखा हुआ है, अगर कोई दूसरा लड़का उसको उठा लेता है तो उसमें देखने में आसानी होती है। ये अगर आप साइडों में लगाओगे तो फिर यहाँ से अगर इसकी ये सामने आ जाएगा, फिर ये दिखाई नहीं देना कि किसने किसका सामान यहाँ से उठा नहीं उठा, तो वीडियो देखनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है पूरे दिन की। तो और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका गूगल असिस्टेंट के साथ में कनेक्ट करने का है, जो कि आपके ना होने के बाद भी पूरी लाइब्रेरी का ध्यान रख सकता है। 1 मिनट का टाइमिंग है, लड़कों को सभी पता है कि उनको पता है कि 1 मिनट से पहले या तो 25 सेकंड का टाइम ये है कि आप 25 सेकंड तक खड़े हो सकते हो, कोई किसी से कोई सामान लेना है। 25 सेकंड के बाद गूगल असिस्टेंट खुद वार्निंग दे देगी उसको बैठने के लिए। और जो मैंने सबसे अच्छा लगा इसके लिए, तो 25 सेकंड में गूगल असिस्टेंट उसको वार्निंग दे देगी कि आप अपनी सीट पर बैठ ले, कोई भी खड़ा ना रहे। और अगर वो फिर भी नहीं बैठता तो 1 मिनट के बाद वो उस वीडियो को कट करने के बाद मेरे पास भेज देती है।
इससे होता क्या है कि लड़कों को सभी को पता है कि ऐसा होगा, तुम्हारी वीडियो चली जाएगी, या फिर गूगल असिस्टेंट कहेगा तो सभी के सामने जैसे ही उसको बोलेगी तो वो खुद ही शर्म के मारे वो पहली की बात किसी के पास खड़ा ही नहीं होता। उसको पता है कि तुम्हारे ऊपर 24 आवर्स निगाह रखी जा रही है जब तक तुम लाइब्रेरी में हो। तो उसमें केवल होता क्या है कि बाहर का कोई अगर लड़का आ गया, नया लड़का है या सीट के पूछने के लिए आया, किसी दोस्त के पास अपने आ गया सीट, तो वो उसको भी खड़ा, जो पुराना लड़का है जो सीट पे बैठा हुआ है वो उसको खड़ा नहीं होने देगा, वो उसको मना कर देगा, भाई बाहर जाओ, यहाँ पे बहुत निगाह रखी जाती है। तो गूगल असिस्टेंट का बहुत फ़ायदा है और वो सबके लिए समान है। उसमें लड़के को बुरा भी नहीं लगता कि मुझे खड़ा नहीं होने देते, मुझे बैठने नहीं देते, मुझे ये नहीं कर, वो गूगल असिस्टेंट है भाई, वो एक टेक्नोलॉजी है, वो अपने आप मना करती है, मैं क्या कर सकता हूँ। वो खुद कहती है कि खड़े मत हो, बैठ जाओ। अगर मैं भी खड़ा होऊंगा तो मेरे से भी कहेगी वो तो मैंने इस तरीके से सेट किया हुआ है। और इससे फ़ायदा ये है कि कोई भी लड़का एक दूसरे के पास बिल्कुल भी नहीं खड़ा होता। मैं पूरे दिन में देखता हूँ कि एक भी बार भी कोई किसी के साथ में खड़ा नहीं होता। उससे अगर किसी को किसी से काम भी है तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है, दोनों बाहर जाते हैं, बाहर से अपनी बात करते हैं, फिर वापस अंदर लाइब्रेरी में आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गूगल असिस्टेंट क्या है कि फिर तुम्हारी तरफ निगाह होगी। और हाँ, मैंने एक और इसमें लैपटॉप में मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई हुई है। उससे होता क्या है कि मैं हर लड़के का एक रिकॉर्ड सेट करता हूँ, कितना इसने परेशान किया, दूसरा लड़का इससे कितना ज़्यादा परेशान है, कितनी बार ये मंथली में बोल रहा, तो वो एक रिकॉर्ड बनता है लड़के का। कोई 100% पे है, कोई 10% पे है। अब जो 100% पे है वो एक्सीलेंट लड़के हैं, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है, केवल पढ़ाई करना है। उनको अगर कोई गलती छोटी मोटी हो भी गई तो उनको कहना भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि वे कभी कभी कोई गलती होगी तो जो 100% पे चले गए। और जो 10% के है कि उनको स्पेशल ध्यान रखना है लड़कों का। अगर मैं छोटा सा भी उठते हैं तो उनके हमें भी ज़्यादा कहना होता है, क्योंकि यहाँ का माहौल एक लड़की की वजह से 50 लड़के परेशान हो, वो नहीं होना चाहिए। तो इसका स्पेशल ध्यान रखें। तो इस तरीके से एक्सेल फाइल में मैं सभी का रिकॉर्ड चेक करता हूँ। फीस देने का किसका तरीका क्या है, डेट से पहले कौन देता है, एक बार वादा करने के बाद कौन देता है, 2 बार वादा करने के बाद कौन देता है, वो एक्सेल शीट में उनका रिकॉर्ड सेट होता है। मतलब अगर आप चाहो तो मैं आपको वो एक्सेल शीट भेज दूंगा, केवल उसमें आपको फीस ऐड करनी है, नाम ऐड करना है, बाकी रिकॉर्ड वो खुद बनाती रहे। कितना मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना किस चीज़ में खर्च हुआ, वो टोटल हिसाब रखती है, जिससे आप लाइब्रेरी में आगे के लिए सचेत रह सको, मेंटेनेंस पे खर्च कर सको, या एक्स्ट्रा सीट बढ़ाने के लिए आपको लगे कि किस चीज़ में ज़्यादा खर्च हो रहा, किस चीज़ में कम हो रहा, कौन सी चीज़ हमें प्रॉफिट दे रही, कौन सी नुकसान दे रही, तो उससे बहुत सहायता मिलेगी आप लोगों को। तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगा, अगर आप लोग चाहो तो मेरे से कमेंट में लिख के भेज दो, मैं आपको एक्सेल सीट दिखा दूँगा। और उसके लिए वहाँ स्पेशल एक वीडियो भी बना दूँगा अगर आप लोग चाहो तो। उससे होता क्या है कि कई बार लड़के का रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है, कोई फीस मंथली नहीं दे पाता और वो चला जाता है, यहाँ से भग जाता है, तो उसका रिकॉर्ड उस पर सेट हो जाता है। कई लड़के ब्लैंक लिस्ट भी हैं जो माहौल गंदा करने के लिए ही केवल आते हैं, पढ़ाई की से कोई मतलब नहीं है, उनको मैंने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है उसके अंदर। जैसे ही दोबारा आएंगे तो वो नाम या मोबाइल नंबर डालते ही उसका रिकॉर्ड सामने आ जाता है, फिर उसको मना कर दो कि भाई यहाँ पे जगह नहीं है। तो इस तरीके से लाइब्रेरी का एक अच्छा माहौल बनाने के लिए ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा हो चुका है इसके बारे में। और मैं इसमें जो अटेंडेंस रजिस्टर है, देखिए मैंने इसमें भी ऊपर लाइब्रेरी का नाम राहुल लाइब्रेरी, अटेंडेंस रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर वगैरह लिख दिए। और ये रोज़ाना लड़के आते हैं, जैसे ये हो गया, और गांव का नाम, सीट नंबर, आने का टाइम और सिग्नेचर। अब इससे होता क्या है कि लड़के जो अगर कोई किसी के साथ में कोई केस हो गया, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसी सूचना आएगी कि घर वालों की या किसी आस पड़ोस वालों की घर के साथ, किसी घर वाले के साथ में लड़ाई हो जाए, तो उस लड़के का इससे नाम लिखवाते हैं चौकी में, रिपोर्ट में, क्योंकि उनको लगता है, हर किसी को लगता है कि अगर लड़के का नाम होगा, इसको रिकॉर्ड ख़राब कर देंगे चौकी में नाम लिखवाने के बाद, तो ये झुक जाएंगे। मतलब वो है कि पढ़ने वाले लड़के के पीछे हर कोई पड़ा रहता है। तो उसके लिए हमने एक रजिस्टर बना रखा है, अटेंडेंस रजिस्ट्रेशन है, इसमें आने का टाइमिंग और सीट नंबर वगैरह सब नोट होता है, क्योंकि सरकार के यहाँ चौकी थाने में केवल ये रजिस्टर ही मान्य होता है कि कोई लड़का लाइब्रेरी में किस टाइम आया, किस टाइम गया। वो सीसीटीवी कैमरे से उन्हें कोई मतलब नहीं है। कई बार ऐसा केस हो चुका है जो इसकी फ़ोटोकॉपी उन्होंने ली थी, और यहाँ तक कि एफआईआर जो लिखाई थी, लड़के का नाम लिखवा दिया था, देखा यहाँ पे आया हुआ लड़का, उसके बाद उसका एफआईआर से भी नाम कटा।
तो इसका रजिस्टर का बहुत फ़ायदा है। मैं हर बार लड़कों को बोलता हूँ कि हर कोई इसमें एंट्री करे। जैसे ये है लड़का राजा टोली का 34 नंबर सीट पे बैठा, 837 पे आ। और इसका ये मानने क्यों ज़्यादा होता है कि लिखित में हो गया। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है, इसमें कोई भी फर्जी एंट्री नहीं हो सकती। जैसे ये है विशाल है दूसरा, अपडेट होगी 29 मई। 29 मई को बीच में एंट्री करना संभव नहीं है, क्योंकि एक लाइन में एक एंट्री होगी। और साथ ही जैसा ये है 7/5 7/24 पे दूसरा लड़का, 7/36 पे तीसरा, 7/59 पे, 8/10 पे, 8/14 पे, 8/24 पे, 8/37 पे, ये क्रम वाइज टाइम चलता जा रहा। अब अगर इसमें कोई लड़का ये चाहेगा कि बीच में नाम लिख दूँ, वो संभव नहीं है। और लास्ट में नाम लिखने के बाद वो टाइमिंग अगर यहाँ लिखना चाहेगा, जैसा वो सोच ले कि भाई मैं तो लास्ट में लिख दूँ 11:38 के बाद यहाँ टाइम लिख दूँ और 7 बजे लिख दूँ, तो वो फर्जी हो जाएगा। 7 बजे वाले का टाइम यहाँ आना चाहिए था 7/5 के पास में। तो लास्ट में एंट्री नहीं कर सकता, बीच में वो कर नहीं सकता। तो ये इसलिए मान्य है, इसमें बाद में एंट्री हो ही नहीं सकती। तो इसलिए ये रजिस्टर बहुत ज़्यादा मान्य है। कई बार ये क्योंकि लाइब्रेरी के पास में ही चौकी है, कई बार उन्होंने फ़ोटोकॉपी इसकी लगा ली है और उनका रिपोर्ट से नाम भी कटा है। तो इसका फ़ायदा है, इसको बनवाना ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैंने फ़ीस की स्लिप, ये देखिए मैंने फ़ीस की स्लिप भी बनवाई थी, जबकि ये है, ये भी वही राहुल लाइब्रेरी ओम, और सब कुछ हो गया। इसमें नेम, फादर नेम, डेट, मोबाइल नंबर, एड्रेस और कितनी फ़ीस जमा की, सिग्नेचर वगैरह करने के बाद फ़ीस फ्री। लेकिन ये इसका कामयाब नहीं है ये चीज़, इसमें काफ़ी पैसा लगता है और काफ़ी हैवी मैंने बनवाई थी। तो इसका नुकसान ये है कि लड़के को मतलब ही नहीं है, उनको पता है कि आपके जो है लैपटॉप में फ़ीस चढ़ गई है, अब इसको रखो या ना रखो। ये देखो कितनी सारी जो फ़ीस की स्लिप है मेरे यहीं पे पड़ी रह जाती है, इनको कोई लेना भी पसंद नहीं करता। फिर मैंने सोचा इसमें इनमें पैसे लगाना बिल्कुल गलत है। वैसे भी लड़कों को विश्वास होता है कि एक बार फीस दे दी तो दोबारा नहीं कहने के। तो मैंने फिर इसके लिए देखो ये बहुत छोटी सी एक स्लिप बनाई, राहुल, और एड्रेस, नाम, सीट नंबर, रैंडम है ये जैसा लड़का, और डेट इसमें 22 मई से 21 जून, और रैंडम फीस। और ये थर्मल प्रिंटर, एक छोटा सा प्रिंटर है जो 1000 रुपये कीमत का आता है। और इसका जो रोल है, देखो इसका जो रोल है वो भी 20 रुपये का है। बहुत कम पैसों में ये मान लो कि ये स्लिप छप जाती है, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी रिकॉर्ड रखता हूँ और ऑनलाइन। इसमें आप देख सकते हैं, जैसे ये नितिन कश्यप है और इसका रिकॉर्ड 50% है, सचिन का 100% है, पापा का नाम, गांव का नाम, कब इनको एंड जैसे 7 जून को आया 2025, ये 24 दिसंबर 2024 का है। और ये सीट के प्रॉफिट भी है, जैसे इस सीट से कितनी फ़ीस आई, 7,100 रुपये, इससे 8800 रुपये। और मंथली ये फ़ीस का रिकॉर्ड है ये। और ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऊपर। और एक महीने में फ़ीस कितनी आई, जैसे जून में अब की बार 30,200 आई। टोटल फ़ीस इस साल की, ये सब कुछ रिकॉर्ड है। कितने इसमें लड़कियां हैं, 25 लड़कियां हैं, 84 लड़के, ये सब कुछ रिकॉर्ड्स, पूरा रिकॉर्ड इसके अंदर है एक्सेल फाइल के अंदर। और इसके साथ साथ इसका खर्च वगैरह का भी टोटल रिकॉर्ड है। एक साल का खर्च, 12 महीने का, पूरा टोटल खर्च ये है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से सेट किया हुआ है। इसका प्रॉफिट, वाईफाई का बिल, सब कुछ इसके अंदर है। तो मेरी बनाई हुई एक्सेल शीट जो है उसके बारे में भी आप कमेंट में बताना कि कैसी लगे आप लोगों को। लाइब्रेरी के बारे में मैंने बहुत सर्च किया, यूट्यूब पर भी, नेट पर भी, गूगल पर भी। तो इसमें जो डीपली जानकारी है, अनुभव है, वो मैंने कहीं दिखाई नहीं दिया। तो जो मेरा अनुभव है वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि हाँ, कि ये समस्याएं आती हैं और इनका समाधान भी ये है। तो अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगी हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आप चाहते हो कि जिस चीज़ पर मैं वीडियो बनाऊँ वो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। और मेरे हिसाब से मेरे पे तो कोई चीज़ नहीं छुटी हुई है जिसका मुझे अनुभव नहीं लाइब्रेरी के बारे में। तो जो भी आपका डाउट है कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा या वीडियो बनाऊँगा। और बस यही है कि मेरे अनुभव को आप सहायता लें लाइब्रेरी बनाने में, ताकि आपको जो मुझे प्रॉब्लम आई वो आपको ना आए। क्योंकि कई साल तक प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, 1 या 2 साल तो ज़रूर जूझना पड़ता है अगर जानकारी नहीं है तो वो आप लोगों के को प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। तो इसलिए मेरी वीडियो के साथ बने रहे, मैं आपको हर वो बात बताऊंगा जो आपको शायद पूरी यूट्यूब पर ना मिले। धन्यवाद।